नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज में। दोस्तों, भारत की राजनीति फिर से एक नई करवट ले रही है। दिल्ली में एक मीटिंग हुई है। खड़गे साहब, राहुल, तेजस्वी और नीतीश बाबू। हालांकि इनकी मुलाकातें पहले भी हुई हैं, लेकिन ये मुलाकात अपने आप में ऐतिहासिक भी है। और शायद ऐसा लगता है कि यहां कुछ नई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। कुछ विश्लेषकों ने यह कहा है कि शायद नीतीश बाबू यूपीए के नए संयोजक बन सकते हैं। और खड़गे साहब ने इसको ऐतिहासिक इस सेंस में कहा कि ये विपक्ष की जो एकता है राज्य स्तर पर, ये उसके एक नए आयाम स्थापित करेगी। राहुल ने भी अपने शॉर्ट ट्वीट में यही बात कही है। अनुराग ठाकुर ने एज यूजुअल इस गठबंधन को ठग बंधन में कन्वर्ट कर दिया है। हालांकि नीतीश बाबू अगर चाहें तो कोर्ट में एक डेफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं कि वो हमें ठग बोल रहे हैं, कि हम ठग कहाँ से लगते हैं। तो आजकल डेफेमेशन की भी राजनीति है, कोई कहाँ से कुछ भी कर सकता है। लेकिन नीतीश बाबू पुरानी मिट्टी के बने हैं। वो पुरानी मिट्टी थोड़ी सी डिसेंसी के अंदर यकीन करती है, और जो राजनीतिक जो वाक्य होते हैं उनको वो इग्नोर करते आए हैं। यही उनका अनुभव है, यही उनकी मैच्योरिटी भी है देखा जाए तो। क्या नीतीश बाबू का फ्रंट में आना, कमान को अपने हाथ में लेना और ये कहना कि मैं बाकी पार्टियों से, इवन आम आदमी पार्टी से बात करूंगा ताकि 2024 के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जहां पर भाजपा को एक चुनौती दी जा सके। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय करवा देता हूं। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर, खास तौर से सोशल मीडिया की जो न्यूज चैनल्स हैं, वो उसके जाने पहचाने प्रसिद्ध चेहरे हैं, विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पत्रकार भी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। सर, आपका भी स्वागत और जय हिंद। हमारे साथ बिहार को अपने हाथ की रेखाओं की तरह जानने वाले, पहचानने वाले वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और भारत का यंग फेस नेहा शुक्ला, असिस्टेंट एडिटर जस्ट टीवी, जो कि इंडियन डायस्पोरा को केटर करते हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य देशों को। मूलतः वो भी बिहार से हैं और बिहार की राजनीति को गहराई तक समझती हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। हमारे साथ आज आलोक जी थोड़े से सीमित समय के लिए हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूं कि क्या नीतीश बाबू विपक्षी एकता के नए सूत्रधार बन पाएंगे, नए कृष्ण बन पाएंगे? क्या रथ को उस डायरेक्शन में लेकर जा पाएंगे जहां इसकी अपेक्षा है? एक बात तो पक्की है, इस समय भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में बिखरी बिखरी नजर आ रही है और कर्नाटक में उभर रही उसकी बगावत एक नए आयाम स्थापित कर रही है। जब लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो बगावत और अंतर्द्वंद कर्नाटक में देखने को मिला है वो एक किस्म से अद्वितीय है। क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं? अभी शुरुआत है। आलोक जी, इस पूरे परिदृश्य के ऊपर आपकी टिप्पणी, आपकी ऑब्जर्वेशन। धन्यवाद दिनेश जी। मैं इसको थोड़े से एक अलग संदर्भ में देखना चाहूंगा। इसके पहले एक पहला संदर्भ तो एक मैं ये उठाना चाहूंगा, टू बी ऑन लाइटर नोट। बिहार की माटी में पता नहीं क्या खूबी है कि वो परिवर्तन को पहले से भाप लेती है। इसके सबसे सर्वोत्तम उदाहरण थे हमारे पास, अब स्वर्गीय हैं रामविलास पासवान जी। वो जब वो पलड़ा बदलते थे और जहां पहुंचते थे वो पार्टी सत्ता में आ जाती थी। जी। दूसरे हमारे नीतीश बाबू भी हैं, वो भी हवा का रुख भापने में माहिर है। तो मुझे लगता है कि बिहार की माटी में एक ये कौशल तो है, ये एक गुण है जो पहले से भाप लेते हैं। अब दूसरी बात ये है, दूसरा संदर्भ मैं ये लेना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले 4-5 सालों का अगर हम लोग अगर ब्यौरा दें, तो अब सेंट्रल एजेंसी ने जिस तरीके से कार्रवाई चालू करी है, पहला पहला तो ये कि विपक्ष को निशाने पर बनाना। दूसरा, जो विपक्ष के पास जो संसाधन है, उन संसाधनों की जो इसको कहते हैं ना, एक जो नाल कहते हैं या जो वो कहते हैं कि संसाधनों की जो श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला को काट देना। इस क्रम में ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है। ये बात अब कोई छुपी नहीं रह गई है कि चुनाव से कुछ पहले जबरदस्त छापे पड़ते हैं, 6 महीने 8 महीने पहले जबरदस्त छापे पड़ते हैं, पहला। दूसरा,
एक ट्रेंड दिखाया जाता है पूरी जनता को अपने पसंदीदा चैनल या मीडिया के माध्यम से, वो ये होता है कि विपक्ष के नेता छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पास में आ रहे हैं। अगर इस बार भी अगर आप पैटर्न ले कर्नाटक अगर चुनाव को लेते हुए, पहले हम कर्नाटक चुनाव को थोड़ा सा ले लेते हैं। अगर कर्नाटक चुनाव का अगर हम ले लेते हैं तो वो भी पहले एक यही प्रक्रिया थी। अब आप देखिए, इन्होंने सबसे पहले उतारा कांग्रेस के ऊपर हमलावर तो कौन थे? एक हमारे थे पीयूष गोयल, उनका जनाधार से आप वाकिफ हैं। दूसरे नंबर पे थे अनुराग ठाकुर, कितना बड़ा जनाधार है ये भी आप वाकिफ है। और तीसरे जो हमारे जो किरण रिजिजू जो है, वो किरण रिजिजू तो खैर आजकल हर मामले पे बोलते हैं, कानून पे तो बोलते ही बोलते हैं, वो राहुल के बारे में भी काफी बोलते हैं। और चौथे नंबर पर उतारा जयशंकर जी, हमारे जो विदेश मंत्री हैं। इनका भी कितना बड़ा जनाधार है आप ये सारे समझ सकते हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि अनुराग ठाकुर के अलावा सब राज्यसभा के मार्फत आते। ऐसा नहीं कि राज्यसभा का आना कोई गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो एक हिस्सा है, लेकिन एक जनाधार उतना नहीं होता, ये तो माना जा सकता है राज्यसभा में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो पहले तो उन्होंने उसके जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश करी। भारत जोड़ो यात्रा का जो एक असर, जो जमीनी असर जो दिखाई दिया, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुख्य धारा के मीडिया को सीधे सीधे निशाने पर लिया, और उसके बाद संसद के अंदर और संसद के बाहर जो अदानी वाला प्रकरण चला, तो इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे इनको ये समझ में आया कि इनके जो नेता थे, इनके जो कद्दावर नेता थे, जो प्रथम श्रेणी के नेता थे, उनके बयान नहीं आ रहे। चाहे वो राजनाथ सिंह को ले लीजिए, चाहे आप गडकरी जी को ले लीजिए, चाहे किसी को भी आप ले लीजिए, प्रथम श्रेणी के प्रथम पंक्ति के नेता। तो दूसरी पंक्ति के नेताओं से देखा इन्होंने काम नहीं चल रहा है, तो पुराने कांग्रेसियों को इन्होंने लाना शुरू किया। अब पुराने कांग्रेसी कौन कौन से आए? अब पता चला ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो देशद्रोही बोलकर बेचारे खुद ही फंस गए वो। उसके बाद में फिर ये गुलाम नबी आजाद को ले आए। तो अब गुलाम नबी आजाद वाला के भी प्रकरण आपको मालूम है कि मुझे नहीं लग रहा कि पिछले 2 दशक में उन्होंने कोई भी एक लोकसभा का चुनाव जीता है वहां पे। तीसरा किसके लेके आए? सचिन पायलट को लेके आ गए कि वो बेचारे प्रदर्शन करने चले गए। वो पहली बात है कि किसी पार्टी के नेता है, ये तो हम सबको मालूम है। बेचारे उस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष क्यों नहीं है उसके बैकड्रॉप में, ये भी किसी को समझाना बड़ा मुश्किल काम होगा। चलो वो नहीं होगा, एक पुराने जो राहुल गांधी थे वो भी क्यों नहीं है उसमें? भाई वो भी तो किसी समय पद पर रह चुके हैं। और आज अगर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा से तो इनकार नहीं किया जा सकता राहुल गांधी के, तो वो भी उनके बैकड्रॉप में नहीं थे, ना सोनिया थी ना खड़गे जी थे कौन? महात्मा गांधी। अब सवाल है कि कौन आदमी समझेगा कि ये सचिन पायलट अगर निजी हैसियत से अगर कर रहे हैं, तो ये लिखना चाहिए कि निजी हैसियत से मैं कर रहा हूं। तो बहरहाल यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का निशाना है। तो अब ये जो कड़ियां जो दिखाई देगी, इन सारी कड़ियों को 1+1+1 कर कर अगर आप जोड़ते चले जाएं, तो विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, अस्तित्व की लड़ाई का। अब एक चीज है, अगर आप उनके साथ भी चले जाते हैं तो भी आपका बचना मुमकिन नहीं है। जैसे आप कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर में पीडीपी के साथ में क्या हुआ। आप इधर आ जाइए, महाराष्ट्र आ जाइए, शिवसेना के साथ में उधर में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ में। तो लगातार इस तरीके के जितने भी दल आ रहे हैं, आप अपने बिहार में ही आ जाइए, हमारे देखिए सुशांत बाबू का वो कम हो गया, वो जिसके साथ में जा रहे हैं, तो वो तो एक कम होता जा रहा है। इसको अमरबेल भी आप कह सकते हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, मतलब अमरबेल प्रवृत्ति के हिसाब से। या ये भी कह सकते हैं कि इतना बड़ा वटवृक्ष है, उपमा देने की बात है, हम अगर जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करेगी कि हम ये कहें कि इतना बड़ा वटवृक्ष है कि उसके नीचे कोई पौधे पनप नहीं पाते, ऐसा भी कह सकते हैं। निहितार्थ मतलब शब्द कोई भी इस्तेमाल करें, मतलब कुल वही है कि इनके साथ चलने वाला हाशिए पर सिमट जाता है। मुख्य अर्थ ये है। अब यहाँ तो हाशिए इनके साथ जाने में भी आप बच नहीं पाएंगे, केवल सीबीआई और ईडी से ही तो आप बच पाएंगे, और किससे बच पाएंगे? लेकिन आपके तो अस्तित्व की लड़ाई में तो आप हार जाएंगे। पार्टी ही नहीं बचेगी तो आप क्या बचेंगे फिर अगले चुनाव में? तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो मुख्य जो सबसे बड़ा जो सवाल है, वो ये खड़ा हो गया है अस्तित्व के संघर्ष का। अगर अस्तित्व ही नहीं बचा तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन बनेगा उप प्रधानमंत्री, ये बात ही बिल्कुल फिजूल रह जाएगी। इसकी एक वजह एक और भी है। अभी आपने देखा होगा कि प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट भारत में कम होते जा रहा है, क्योंकि आप आर्थिक के बहुत अच्छे जानकार हैं। काफी कम हो गया पिछले 10 साल के मुकाबले, बहुत कम हो गया। अगर ये कम हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कॉर्पोरेट में भी कुछ फंडिंग की थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी।
वर्किंग कैपिटल की भी दिक्कत आएगी और उनके सीएसआर पे भी असर पड़ेगा। आप सीएसआर को छोटा मत समझिए, सीएसआर को ये मत समझिए कि कोई बहुत परोपकार का काम कर रहे हैं परोपकार का काम, लेकिन सीएसआर फंड में एक पार्टी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कई लोगों को भी अच्छा खासा फंडिंग मिल रही है, एक बहुत बड़ा एक है, उनको मिल रहा है नेटवर्क। अब सवाल है कि अगर वहां से अगर फंडिंग कम होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड का आपको पैटर्न मालूम है, 80 से 85% एक पार्टी और बाकी 15% में पूरा देश का संपूर्ण विपक्ष। तो अब अगर वहां से अगर फंडिंग कमी होती है, पहले समझिए 100 रुपए में 85 पैसे मिल जा रहे थे, 85 रुपए मिल रहे थे एक पार्टी को, 15 रुपए में सारे मिल रहे थे। लेकिन अब अगर 100 रुपए की जगह अगर इस बार 60 रुपए की फंडिंग हुई तो, अगर रेशियो अगर यही मेंटेन रहा तो अपोजिशन कैसे लड़ेगा, कैसे संसाधन कहां से आएंगे, किस तरीके से आप लड़ाई लड़ पाएंगे। तो इसलिए इस बार बड़ा उद्देश्य ये है कि इन सब के साथ में एक चीज और जुड़ रही है, वो ये जुड़ रही है कि लोकतंत्र की इस बार लग रहा है कि ये आखिरी संघर्ष होगा, ऐसा महसूस होता है। ऐसा लगातार का जो कुछ घटनाक्रम है वो ये बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र की ये आखिरी लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर आप नहीं जीत पाए तो आप ये मान करके चलिए कि अगले चुनाव में आप एक नामलेवा पार्टी बचेंगे। और हो सकता है कि अभी तो कुछ एक ही दो पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का तमगा खोया है एनसीपी और उसमें, हो सकता है कि ये तमगा खोने वाले कुछ और पार्टियां भी इस दल में शामिल हो जाए, मतलब इस सूची में शामिल हो जाए। तो बहुत बड़ा संघर्ष अस्तित्व का है, लोकतंत्र तो है ही। देखिए आज के पिछले कुछ सालों में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, वो एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में बदल चुकी है। चुनाव जीत लिया मतलब आप डेमोक्रेट है, लेकिन एक लिबरल डेमोक्रेसी भी तो है नहीं, कि जो दो चुनावों के दरमियान जो आपको एक बातों को कहने की एक अभिव्यक्ति होती है, एक संगठन बनाने की होती है, अच्छा बिना किसी झिझक के आप अपनी बात कह सकें, बिना किसी झिझक के आप अपनी कोई मेल या अपने विचार को फॉरवर्ड कर सकें। आज तो इसको लेते हुए भी तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी भी सोचने लगे हैं कि हम फॉरवर्ड करें या नहीं करें। तो ये भी एक जो चीजें हैं, ये एक डेमोक्रेसी के लिए, एक लिबरल डेमोक्रेसी के लिए, जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए, वाइब्रेंट इकोनॉमी की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए ये कारक थोड़े से एक दिक्कत तो पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा संघर्ष, बड़ी लड़ाई यही है। अब सवाल होता है कि इसमें नीतीश मिले या तेजस्वी मिले खरगे या राहुल से, या खरगे और राहुल नीतीश और तेजस्वी से मिले। इन दोनों में मुझे नहीं लगता है कि कुछ अखबारों ने शीशा किसी तरीके से लगाए हैं। मैंने कई अखबारों को देखा, दो तीन अखबारों के तो शीशा कहते थे कि नीतीश मिले इससे, और कुछ के थे कि खरगे और राहुल मिले नीतीश से। इन दोनों का देखिए, हमारे धनंजय जी तो बिहार के हैं, बड़े अच्छे से इसका ये विश्लेषण कर देंगे ये, कि कौन कैसे मिला, ये भी उसकी एक हैसियत वो बताता है, ये भी चीजें हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि मुख्यधारा का मीडिया भले ही इसमें से वो छिदान्वेषण करे, लेकिन मिलना बड़ी बात है। एक गोल लोकतंत्र बचाए रखने का, एक गोल किसी ब्रांड को हटा, किसी को इससे आपत्ति नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। आपत्ति इस बात से है कि क्या सदन के अंदर भी बहस होती है, क्या उनकी पार्टी में भी बहस होती है, क्या संसदीय दल का जब टिकट जो फाइनल करता है क्या उनमें भी बहस होती है। सवाल तो ये है, कौन मानता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि उनकी पार्टी में इस समय बहस का एक पूरा उच्चतम और सर्वोत्तम मानदंड लागू है। मुझे लगता है कि बड़ा सवाल ये है, पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह और पूरे विपक्ष का। तो इसलिए बड़ी बात यह है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। दिनेश, आपके जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे मैं। हाँ, 2 मिनट के अंदर। कर्नाटक का चुनाव है, मैं यहां पे दलों की बात नहीं करूंगा। कर्नाटक भारत का ओवरऑल स्प्रेड के अंदर देखा जाए तो सबसे समृद्ध राज्य है, इससे समृद्ध कोई भी राज्य नहीं है, जहां पर पॉवर्टी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। और मैं खुद कर्नाटक एक्सटेंसिवली घूमा तो मुझे पता है कि उसका जो स्प्रेड है वो काफी रिच है एक्चुअली। कर्नाटक में लाखों में नहीं, मिलियंस के अंदर आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो सारे इंजीनियर्स हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं सर। वहां पर ये टेस्ट उनका भी है। भारत का सबसे पढ़ा लिखा 90% प्लस लिटरेसी और सबसे पढ़ा लिखा वर्ग, मोर देन 1 मिलियन इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स उस एक शहर में, और बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो अलग से उसके अंदर है। डॉक्टर्स वहां पर है। 2.5 से 3 करोड़ की आबादी मेट्रोपॉलिटन रीजन की, बैंगलोर की, टोटल 6.5 करोड़।
ये उनका टेस्ट है कि वो क्या करेंगे। इस बार जनता जो जवाब देने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, एक बुद्धिजीवी और जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका है, ये माना जाता है, ये एक धारणा है कि वो चुनावी राजनीति में बहुत ज्यादा शरीक नहीं होता है। वो इनमें से कई लोग, एक ऐसा है कि जिस दिन मतदान होता है उसके आगे पीछे ये लोग घूमने का भी प्लान बना लेते हैं, और नहीं तो अन्यथा कोई इस वजह बार नहीं ऐसा नहीं है। हुआ है। इस बार चुनाव बुधवार नहीं, को हो रहा है। उधर भी छोड़ दिया, हाँ वहां भी छोड़ दिया सर। हाँ, वो इसलिए रखा गया कि ताकि वो कुछ पार्टी के लोग उनके लोगों को सक्रिय कर सके, चुनाव में मतदान करा सके। मैं इसको महत्वपूर्ण नहीं मानता कि केवल बैंगलोर के संदर्भ में नहीं है। मैं इसको मानता हूँ कि सबके संदर्भ में, पूरे देश के संदर्भ में है, जो बड़ी संख्या में वोट करता है। क्योंकि अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल अगर 95 और 100 रुपए, 110 रुपए, तो वो तो पूरे देश का हर आदमी खरीद रहा है ना। कहीं 95 बिक रहा है, कहीं 110 बिक रहा है, तो केवल बैंगलोर ही नहीं, सब जगह खरीद रहा है। बाकी जो 9 राज्यों में चुनाव होंगे वहां भी खरीदेगा, या जो लोकसभा में जो पूरे देश भर में चुनाव होंगे वहां भी खरीद रहा है। क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। डीजल है, क्या उसको ये नहीं पता है कि अगर वो डीजल के अगर रेट कम होंगे तो आप ये मान के चलिए कि हर चीजें सस्ता होंगी, सस्ती होंगी? क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तीसरा, तो मुझे लगता है इस समय सर्विसेज इंडस्ट्री, भारत के जो एक्सपोर्ट होता है उसमें सर्विसेज इंडस्ट्री ने काफी सहारा दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये साल 2023 का, चाहे वो आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, इस बार कह रहा है कि सर्विसेज सेक्टर मतलब बहुत अच्छी, इसकी चमकती तस्वीर इस बार नहीं रहने वाली है। आप ये मान के चलिए बैंगलोर का सर्विस इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा योगदान है, बड़ा योगदान है। तो क्या उसको वैसा देना चाहिए? मुझे तो उम्मीद है कि उसको एक अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ अतीत के कुछ एक पन्ने यहाँ पर पलटना चाहूंगा। रामचंद्र गुहा जी ने पिछली बार प्रदर्शन किया था वहां पे। आप ये याद करिए कि उस प्रदर्शन में ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन नहीं हो पाया था, सामान्य प्रदर्शन था। रामचंद्र गुहा जी भी पढ़े लिखे हैं, आईटी वाले भी, आईटी सिटी ही बोलते हैं, सिलिकॉन अपनी आप बोल सकते हैं वो। लेकिन उसके बावजूद उस प्रदर्शन में इतने सारे लोग नहीं शामिल हुए। तो ये है कि वहां पर एक अलग तरीके की मानसिकता हो रही है कि अच्छी बात है आंदोलन करो, लेकिन एक है कि पड़ोसी का बच्चा आंदोलन करे, हम तो जी। ठीक है, बिल्कुल काम ठीक है। जी। ये एक है कि इस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। एक जी। वाइब्रेंट इकोनॉमी लोग